Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher. Today we are going to start up a new chapter of Standard 12, Coordination Compound. It is a quite interesting and small chapter and also important as a point of exam. Okay? इसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है और काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि इसे हमें पढ़ना क्यों है. तो हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हमारी लाइफ में उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि उसे स्टडी करना क्या है तो नेसेसरी है, हमारे लिए एसेंशियल है. अब ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम फर्स्ट इम्पोर्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं वो देखेंगे. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम ऑर्गेनिक की तरह नॉमेनक्लेचर आइसोमर्स भी देखेंगे, फिर उसे फॉर्म भी करेंगे और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हम स्टडी करेंगे. ओके, चलो तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस से. ना ये यू कैन सी द इमेज ऑफ ब्लड. ओके, यहाँ पे ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं आपको. ये जो ब्लड है हम उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? वी ऑल नो दैट कि वो जो है ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन. ओके, ब्लड के अंदर एक जो पार्टिकल प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन का, उसकी वजह से उसका ये रेड कलर दिखता है. तो ये देखो यहाँ पे इमेज में है, ये हीमोग्लोबिन है. आपको ये जो दिख रहा है वो क्या है? नथिंग बट हीमोग्लोबिन. और ये हीमोग्लोबिन है, उसके बीच में कौन होता है? एफी. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एफी मॉलिक्यूल है, और एफी के रेडिस कलर की वजह से ब्लड का भी क्या होता है? रेड कलर होता है. अब ये जो हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो. ये रहा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. ओके, तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? तो इट इज़ अ नथिंग बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ एफी. ओके, ये जो आप देख रहे हो वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक एफी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. और ये स्ट्रक्चर किसका है? हीमोग्लोबिन का. मतलब अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे ब्लड में है, ओके, तो हमें उसे स्टडी करना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो ये क्या है? तो ग्रीन लीव्स है. ओके, ये जो ग्रीन लीव्स है उसका ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से. सही, ये अंदर क्या देख रहे हैं? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं. ये उसी वजह से वो क्या करता है? तो फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट करता है और अपना फूड खुद ही बनाता है. तो ये जो ग्रीन लीव्स है वो क्लोरोफिल की वजह से. और क्लोरोफिल क्या है? तो देखो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है? सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट में कि ये जो सब्स्टिट्यूट है वो चेंज होंगे, लेकिन ये जो क्लोरोफिल है उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यू विल गेट दिस कि ये क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. सही है, ये जो मेटल है बीच में वो कौन सी है? मैग्नीशियम. और ये पूरा कंपाउंड जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. मतलब जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ओके, जैसे हमने हीमोग्लोबिन देखा वो किसका था? एफी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था. चलो, नाउ यू ऑल नो अबाउट द विटामिन B12. ओके, ये सारे उसके सोर्सेस हैं और वी नो द एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ B12. उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है वो भी हमें पता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी. सही है, B12 जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ है. तो अगर आप उस B12 का स्ट्रक्चर देखते हो तो B12 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ओके, यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर में कौन है? कोबाल्ट है. So we can say that vitamin B12 is nothing but coordination compound of cobalt. सही है, hemoglobin is coordination compound of Fe. Chlorophyll is coordination compound of magnesium. विटामिन B12 इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट. और उसी वजह से उससे साइनो कोबाल्ट अमाइन भी बोलते हैं. ओके, ये इसका नेम है.
तो मतलब कि ये जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट है। अगर हमें उन सारी चीज़ों को स्टडी करना है, उनके बारे में जानना है, ओके, देन वी हैव टू नो दैट वी शुड नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, उसके अलावा भी उसके बहुत सारे यूजेस है। ये तो हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है। ओके, नेचर में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट है। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे यूज़ है, जैसे कि इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ AU एंड AG। ओके, गोल्ड और सिल्वर का हमें अगर एक्सट्रैक्शन करना है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, 12th में भी हमारा 6 नंबर का चैप्टर हो गया। ओके, वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये जो मेटलर्जी है, उसमें भी सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होते हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारे रिएक्शन ऐसी है, बहुत सारे प्रोसेस ऐसी है जिसमें वो एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है। ओके, इट्स ऑल्सो यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। सही है, आपने 11th में पढ़ा था हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। तो जब भी उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, ओके, जो हमें जिसकी वजह से वाटर हार्ड होता है, अगर उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है, देन ऑल्सो वी विल यूज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब उसमें EDTA यूज़ किया जाता है। वो क्या है EDTA, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और वो जो है EDTA, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उस मेटल के साथ और उसे वहाँ से रिमूव कर देता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल के प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है। ओके, चिलेट थेरापी। अब ये चिलेट थेरापी क्या है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पोर्शन प्रेजेंट है या फिर कोई टॉक्सिक मेटल का अमाउंट प्रेजेंट है, तो क्या किया जाता है कि यहाँ हम ऐसा एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, कि जो उस पॉइजनस मैटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और उसी कॉम्प्लेक्स को, उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम चिलेट बोलते हैं। किसे बोलते हैं चिलेट, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। देन यू विल गेट मोर आइडिया कि ये चिलेट थेरापी कैसे फॉर्म होती होगी, ओके, यूज़ होती होगी। मतलब चिलेट थेरापी क्या है, तो कोई टॉक्सिक अमाउंट हमारे अंदर प्रेजेंट है, कोई टॉक्सिक मेटल का ज़्यादा अमाउंट हो गया या फिर कोई पॉइजन ऐड हो गया, तो उसे रिमूव करने के लिए, ओके, क्या यूज़ होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होता है। चिलेट इज़ अ वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो चिलेट थेरापी मतलब उस थेरापी में पॉइजन को रिमूव करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बेसिस पे ही हम पॉइजन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, प्लेटिनम कंपाउंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। कई सारी जो कैंसर थेरापी होती है, कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं, ओके, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। मेनली सिस्प्लेटिन यूज़ किया जाता है, किसके लिए, तो कैंसर ट्यूमर के लिए। तो मतलब कि हमने देखा बहुत सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक टाइप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब वो दूसरे कंपाउंड से कैसे अलग है, वो हमें देखना है। आपने अभी तक 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखे, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड विटामिन B12। उसमें आपने देखा कि उसका स्ट्रक्चर कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। ओके, तो उसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। ओके, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका हमारी लाइफ में, तो फिर उसे स्टडी करना ही चाहिए। ओके, तो स्टार्टअप करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। उससे पहले हमें एक और डेफिनेशन देखनी पड़ेगी एडिशन कंपाउंड की। ओके, एडिशन कंपाउंड क्या है, व्हेन a solution containing 2 or more simple table compounds is allowed to stand, a new solid is formed which is termed as addition compound. Okay, क्या बोला गया है कि जब हम कोई 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्सअप करते हैं, वो एक नया कंपाउंड, एक नया सॉलिड फॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं हम एडिशन कंपाउंड। अब सिंपल सॉल्ट क्या है, तो सिंपल सॉल्ट मतलब NaCl हो गया, KCl, MgCl2। ओके, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सिंपल सॉल्ट जिसमें एक कैटायन प्रेजेंट हो, एक एनायन प्रेजेंट हो। ओके, तो वो जो सारे कंपाउंड है उसे बोलते हैं हम सिंपल सॉल्ट। ओके, जब ऐसे 2
और मोर देन टू सॉल्ट कंबाइन होते हैं तो उसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड. डू यू गेट इट? ओके. नाउ दिस एडिशन कंपाउंड्स आर टू टाइप. ओके, एडिशन कंपाउंड टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट है डबल सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके, मतलब डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों ही एडिशन कंपाउंड है. ओके, एडिशन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एडिशन कंपाउंड किसे बोला हमने? तो एडिशन कंपाउंड मतलब जिसके अंदर टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है. ओके, उसे फिर से हमने डिवाइड कर दिया डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले हम देख लेते हैं. ओके, तो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. चलो, फर्स्ट डबल सॉल्ट, दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. उनके पास क्या होता है? तो यूजुअली सिर्फ दो सॉल्ट होते हैं, तभी उसे डबल बोला गया है. ओके, डबल सॉल्ट में क्या होते हैं? टू सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, मतलब दोनों मोस्टली सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? इट इज़ द सिंपल सॉल्ट मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. कि सिंपल सॉल्ट इसमें भी प्रेजेंट है क्योंकि दोनों एडिशन कंपाउंड के ही पार्ट है, तो इसमें भी सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है. लेकिन डबल सॉल्ट में वो इक्विमोलर, दोनों जो दो सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है उसका जो रेशियो है वो क्या होगा? फिक्स होगा. ओके, इक्विमोलर होगा, दोनों के मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़रूरी नहीं है कि वो जो दो या उससे ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट हो उनका रेशियो सेम हो. ओके, चलो. दिस एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोसिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज इन देयर सॉल्यूशन. मतलब डबल सॉल्ट क्या है? तो सॉलिड, जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो एज अ सॉल्ट वर्क करेगा. ओके, मतलब एज अ डबल सॉल्ट वर्क करेगा. लेकिन जब हम उसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वो उसमें डिसोसिएट हो जाएगा. ओके, डबल सॉल्ट क्या करता है? तो सॉलिड स्टेट में डबल सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हम उसे सॉल्यूशन में क्या करते हैं तो डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है. जैसे कि NaCl है, वो क्या हो जाएगा? ओनली मैं सिर्फ सिंपल सॉल्ट की बात कर रही हूँ. एक तो अगर हमने NaCl को वाटर में डिसोल्व किया तो फिर वो NaCl नहीं रहेगा क्योंकि वो वाटर में एज अ Na+Cl- डिसोसिएट हो जाता है. तो वैसे ही डबल सॉल्ट है, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. मतलब वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एज अ डबल सॉल्ट रहते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन में वो डबल सॉल्ट की तरह नहीं रहेंगे. जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन अ एक्वियस सॉल्यूशन. ओके, वो एक्वियस सॉल्यूशन हो या फिर सॉलिड स्टेट हो, दोनों में एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही रहेंगे. This is because even in the solution, the complex ion does not dissociate into the ions. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो नहीं रह रहा था एज अ डबल सॉल्ट, बिकॉज वो डिसोसिएट हो रहा था उसके आयंस में. जबकि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो उसके आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है. ओके, द डबल सॉल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. सही है, अगर वो डिसोसिएट हो जाएगा मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा? लूज कर देगा. जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो रहा है, सो वी कैन से दैट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन टू. ओके, वो सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी क्या करेगा? तो मेंटेन रखेगा. आई बात समझ में? डबल सॉल्ट में जो भी सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है उसका अमाउंट, उसका जो रेशियो है वो दोनों सॉल्ट कैसे है? इक्विमोलर होते हैं. जबकि यहाँ पे इक्विमोलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. जो डबल सॉल्ट है वो सॉलिड में ही सिर्फ डबल सॉल्ट की तरह वर्क करते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं. जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट हो या एक्वियस स्टेट हो, दोनों में वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है बिकॉज वो डिसोसिएट नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट्स आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. अगर जब आप उसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हो, ओके, और फिर आप उसकी प्रॉपर्टी को देखते हो
तो वो जितने भी उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट आयन प्रेजेंट है उन सब की वो प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, यहाँ पे डबल सॉल्ट नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ कि NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो Na+Cl- में डिसोसिएट हो रहा है। अब अगर आप Na+Cl- के लिए कोई टेस्ट कैरीड आउट करते हो तो वो दोनों के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, ओके। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है K4FeCN6 एक हमारे पास कंपाउंड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे Fe+2 Cn-6 के लिए कोई टेस्ट कैरिड आउट करोगे तो वो नेगेटिव होगा उसके लिए, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने भी प्रेजेंट है उसके लिए वो पॉजिटिव टेस्ट देखा नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट वन, इन डबल सॉल्ट द मेटल एटम और आयन एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी, ओके। उनके अंदर क्या होती है, उनकी नॉर्मल वैलेंसी होती है। जैसे कि Na+ फॉर्म करता है, K+ फॉर्म करता है, Mg+2 फॉर्म करता है, तो उनके पास सिर्फ एक ही और नॉर्मल वैलेंसी होती है, ओके, जो एनायन के थ्रू क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, वो हम इसी चैप्टर में एक थियरी में पढ़ेंगे, ओके। मतलब जो डबल सॉल्ट है उसके मेटल के पास सिर्फ एक ही तरह की नॉर्मल वैलेंसी होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मेटल्स होती है उनके पास दो तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ओके। Next one, they are ionic compounds and do not contain coordinate bond, okay। ये क्या है, तो सिर्फ एक सिंपल आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसमें कैटायन प्रेजेंट है, उसमें एनायन प्रेजेंट है, तो वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड है, उसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ओके। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और में नोट ionic compound but complex part always contain coordinate bond, ओके। उसमें coordinate bond always present होगा, जबकि आयनिक कंपाउंड आयनिक पार्ट हो या ना भी हो, ओके। आई बात समझ में, डबल सॉल्ट ऑलवेज आयनिक ही होगा, उसमें कोई एक डोनेट करेगा दूसरा सिर्फ गेन करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसी वजह से बोला जाता है उसे, क्योंकि उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम किसे बोलते हैं, तो जिसमें शेयरिंग तो होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन कोई एक ही स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ओके। और हम उस कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डोनर तो एक्सेप्टर के साइड का, ओके। कोई एक डोनेट करेगा अपनी दोनों लोन पेयर को, दोनों इलेक्ट्रॉन को, अपनी लोन पेयर को, ओके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा जिसके पास कम है या वैकेंट चीज़ है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वो उसे एक्सेप्ट करेगा, ओके। तो ये जो है वो ऑलवेज हमें इस टाइप का बॉन्ड देखने को मिलेगा, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जबकि ये सारी चीज़ें डबल बॉन्ड में डबल सॉल्ट में प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ आयनिक ही होगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, तो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है मोर सॉल्ट, ओके। मोर सॉल्ट क्या है, तो इट इज़ अ FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ओके। ना यू कैन सी दैट हियर कि ये जो मोर सॉल्ट है उसमें FeSO4 एक सिंपल सॉल्ट हो गया, NH4 ट्वाइस SO4 एक सॉल्ट हो गया, और दोनों का आप मोल देखो तो दोनों इक्वी मोलर है, ओके। FeSO4 भी 1 मोल है, NH4 ट्वाइस SO4 भी 1 मोल है, ओके। तो ये जो है वो इक्वी मोलर है, साथ में दो सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है, उसी वजह से उसे डबल सॉल्ट कहा जाता है। और जब हम इसे FeSO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो जो FeSO4 है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSO4 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में, NH4+1 में, एंड SO4-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। मतलब और इन सब के बीच में क्या है, तो सिर्फ आयनिक बॉन्ड है, मतलब दे आर आयनिक कंपाउंड, ओके। चलो आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्नेलाइट, ओके। कार्नेलाइट,
तो कार्नेलाइट में भी देखो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ ओर। ओके, तो यहाँ पे देखो KCl, MgCl2 एंड 6H2O। तो KCl एक सॉल्ट हो गया, MgCl2 एक दूसरा सॉल्ट हो गया, दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं इन द इक्विमोलर अमाउंट। ओके, तो वो क्या हो गया हमारा डबल सॉल्ट। ओके, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो K प्लस Mg+2 एंड Cl माइनस आयन फॉर्म करेगा, उसके लिए वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। आई बात समझ में? ये जो H2O है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ओके, वो एज अ हाइड्रेट की तरह उसमें ऐड होता है और क्रिस्टल फॉर्म करने में हेल्प करता है। नाउ पोटासैलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है। ओके, और जब आप उसे डिसॉल्व करोगे तो K प्लस Al प्लस SO4-2 के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। ओके, और साथ ही में यहाँ पे K2SO4 Al2SO4 दो सॉल्ट है, दोनों इक्विमोलर अमाउंट में है। तो ये सारे आपके डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हो गए। ओके, मोर सॉल्ट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, पोटासैलम हो गया। यहाँ पे दो दो सॉल्ट है, दो दो सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है और दोनों ही इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। और जब भी आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, और जितने भी आयन प्रेजेंट है उस सब के लिए वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। ओके, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल K4FaCN6, दूसरा है CONH36Cl3 और NiCl2H2O4। अब देखो यहाँ पे कि ये जो है वहाँ पे अगर आप इसे डिसोसिएट करते हो वाटर में तो वो क्या फॉर्म करेगा, तो K प्लस और दूसरा रह जाएगा FeCN6 और यहाँ पे 4 माइनस। ओके, ये इसके ऊपर क्योंकि ये 4K प्लस है। तो मतलब अगर आप उसका एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हो तो वो सिर्फ K प्लस के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन इसके लिए Fe और Cn के लिए नहीं देगा। सिमिलरली दूसरा जो कंपाउंड है उसमें आप देखोगे तो ये जो Cl है उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन कोबाल्ट और NH3 के लिए वो पॉजिटिव टेस्ट देगा नहीं। ओके, जो थर्ड वन है उसमें किसी भी आयन और मॉलिक्यूल के लिए वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ओके, तो मतलब, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो जो पोटेशियम है वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि CN6 किससे है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किसके साथ, Fe के साथ। ओके, यहाँ पे भी Cl जो है वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन NH3 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जो Cl2H2 है वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मतलब पहले दो में आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है प्लस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तभी यहाँ पे बोला गया है दे मे और मे नॉट कंटेन आयनिक बट द ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, वो ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करते हैं। कैसे कंटेन करेंगे वो आप धीरे धीरे सीखोगे कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस तरह से है। ओके, लेकिन आई बात समझ में, यहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंस देख लिया है किसके बीच का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट के बीच में। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेन चीज़ क्या है, डबल सॉल्ट में जो भी आपके सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है वो इक्विमोलर अमाउंट में होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन में ज़रूरी नहीं है वो इक्विमोलर अमाउंट में ही प्रेजेंट हो। जो डबल सॉल्ट है उसे जब भी आप डिसॉल्व करोगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरह से डिसोसिएट होगा नहीं। जो आयनिक कंपाउंड डबल सॉल्ट है वो आयनिक कंपाउंड है, उसमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपलसरी प्रेजेंट होगा ही होगा। ओके ना, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेल में ना। ये आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है K4FeCN6। ओके, उसमें जो K4 है वो क्या कहलाता है, तो काउंटर आयन। क्या कहलाता है, काउंटर आयन। जो Fe है वो कहलाता है सेंटर मेटल
एटम, ओके, सेंट्रल मेटल एटम या सेंटर मेटल एटम। उसे आप CMA के फॉर्म में भी हर बार लिख सकते हो, पूरा ना लिखना हो तो। ये जो CN है उसे कहते हैं लिगेंड, ओके। K क्या है तो काउंटर आयन है, Fe क्या है सेंट्रल मेटल एटम है, CN है हमारा लिगेंड। ये जो 6 दिख रहा है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड वहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। वो ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, उस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्टअप हो रहा है, यहाँ से जो स्टार्टअप हो रहा है वो, और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसके बीच का ये जो पूरा है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। फिर से एक बात देख लेते हैं, जो पोटेशियम है, पोटेशियम या फिर आप ये कह सकते हो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है, ओके, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है उसे बोलेंगे हम काउंटर आयन। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। जो लिगेंड है, ओके, जो मेटल के सिवाय का स्पीसीज होगा, ओके, मेटल के सिवा का जो भी यहाँ पे स्पीसीज होगा, न्यूट्रल हो, एनायन हो, यहाँ पे CN माइनस है, ओके। लेकिन हमने एक एग्जांपल में H2O भी देखा तो वो न्यूट्रल है, तो जो भी यहाँ पे न्यूट्रल एनायनिक स्पीसीज हो वो कहलाते हैं लिगेंड, ओके। कितने लिगेंड प्रेजेंट है उसका जो नंबर है वो ब्रैकेट के जो राउंड ब्रैकेट है उसके बाहर सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है पूरा उसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो कभी भी आयनाइज नहीं होती है, तभी हमने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो है वो नहीं डिसॉल्व हुआ, नहीं डिसोसिएट हुआ, लेकिन ये उसके बाहर का जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, ओके। उसके बारे में हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम आयन, आप जो भी बोलो उसे, या फिर CMA आप लिख सकते हो। CMA इज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, सेंटर है। जैसे कि आपने याद करो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा, उसमें Fe क्या था तो सेंटर में था, ओके। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद करो, उसमें जो Mg था वो सेंटर में था। विटामिन B12 के स्ट्रक्चर में कोबाल्ट यहाँ था, सेंटर में था। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सेंटर है, ओके, विच इज लिंक्ड विद द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और विथ आयन बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जो भी आपका एनायन होगा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है, ओके। मोस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारी जो मेटल है देखो, Fe डी ब्लॉक हो गया, Mg डी ब्लॉक हो गया, ओके। कोबाल्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है। प्लेटिनम के हमने बात की थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कैंसर थेरेपी में यूज़ होते हैं, वो भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये जो सारी मेटल है जो एज अ सेंट्रल मेटल एटम यूज़ होती है वो कौन सी होगी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होंगे ज़्यादातर। उसका रीज़न भी है क्यों डी ब्लॉक होते हैं वो भी हम देखेंगे, ओके। दे आर लुईस एसिड। अब मेटल्स है तो उसके पास क्या होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, सो दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो कहलाते हैं लुईस एसिड। सो सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज अ लुईस एसिड इन दैट कंपाउंड, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, ओके। चलो सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं हम लिगेंड की। लिगेंड क्या है, एन एटम मॉलिक्यूल और आयन विच इज लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेटिंग a lone pair of electron present on its donor atom is known as a ligand, ओके। ये क्या है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। लिगेंड जो है वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन हो सकता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होता है, तो लिंक होता है विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर कौन है, तो लिगेंड है।
एक्सेप्टर कौन था हमारा, तो मेटल थी, तो डोनर कौन है यहाँ पे, लिगेंड है। मतलब लिगेंड की तरह वही वर्क कर सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होती है, तो हमारी मेटल, सो दे विल एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड। जबकि लिगेंड की तरह कौन वर्क करेगा, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जिसे वो डोनेट कर सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो लिगेंड बोलेंगे। और वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, सो दे आर नोन एज द ल्यूइस बेस। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, ल्यूइस बेस। क्यों, क्योंकि वो डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर मीन्स ल्यूइस बेस। तो सेंट्रल मेटल एटम हो गई हमारी ल्यूइस एसिड और लिगेंड हो गए हमारे ल्यूइस बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, coordinate entity or coordinate sphere. Okay, the CMA and the ligand which are directly attached are collectively known as a coordination sphere. Okay, जो बीच वाला हमने स्क्वायर ब्रैकेट में देखा था, जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट था, कौन सी मेटल, तो सेंट्रल मेटल एटम, डी ब्लॉक की जो मेटल प्रेजेंट थी वो, प्लस जो स्पीसीज है जो कहलाता है लिगेंड, उन दोनों को कंबाइन जो हमारा होता है वो बोलते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और वो ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में ही लिखी जाती है। दोनों जो चीज़ है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर लिगेंड, वो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में ही लिखी जाती है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम पूरा बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और स्पीयर, जो कि नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, वो पार्ट आयनाइज होगा नहीं, उसके बीच जितने भी एलिमेंट स्पीसीज आयन प्रेजेंट होंगे वो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, तो मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज अ नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, काउंटर आयन और आयनाइजेबल आयन। ओके, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो कैसी है, तो नॉन आयनाइजेबल। अब ये कैसी है, तो काउंटर आयन इज आयनाइजेबल। द आयनाइजेबल ग्रुप रिटन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पीयर इज नोन एज द काउंटर आयन। ओके, जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है, उसके बाहर लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर राइट हैंड साइड में हो, जिस भी साइड में होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर जो भी स्पीसीज प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलेंगे काउंटर आयन। ओके, वो मेटल भी हो सकती है और कोई एनायन भी हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे काउंटर आयन। जो क्या होगा, तो उसके आयंस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमने K4FeCN6 में देखा, के जो है वो K प्लस में कन्वर्ट होता है, लेकिन बाकी का जो Fe और Cn माइनस है वो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो एंटाइटी के अंदर है। ओके, हमने जो एग्जांपल दिया था वो देखते हैं। हमने लिखा K4FeCN6। ओके, तो यहाँ पे देखो आप कि ये जो है के, वो ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ओके, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो K प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी वजह से उसे आयनाइजेबल आयन भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलेंगे काउंटर आयन। लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पीयर है। उसके अंदर के जो स्पीसीज है वो कैसे होते हैं, तो नॉन आयोनाइजेबल। ओके, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर के स्पीसीज होते हैं आयोनाइजेबल, लेकिन उसके अंदर के जो स्पीसीज है वो नॉन आयनाइजेबल स्पीसीज होते हैं। ओके, मतलब जब भी आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो K प्लस फॉर्म करेगा, लेकिन Fe+2 या फिर Cn माइनस फॉर्म करेगा नहीं। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई हमारा नॉन आयनाइजेबल पार्ट, और काउंटर आयन हो गया हमारा आयनाइजेबल पार्ट। नेक्स्ट देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्रू विच द CMEs अटैच विथ लिगेंड इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मीन्स के जितने भी हमारे सेंट्रल मेटल जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, वो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ लिगेंड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, मतलब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है वही हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके,
कोऑर्डिनेशन नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो किससे, तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है वो लिखो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड लिखो। ओके, जैसे कि CN माइनस में हमने देखा था CN 6 था, उसमें हमने देखा कि 6 वहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड है और CN कितने बॉन्ड फॉर्म करता है 1, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ओके, तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड पर लिगेंड, हम ये बोल सकते हैं कि एक लिगेंड कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है वो इनटू नंबर ऑफ लिगेंड करो, देन यू विल गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, coordination oxidation state of a central metal atom. Okay, it is the number that represent an electrical charge which an CMA actually has. Okay, मतलब कि जो भी आपकी सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो भी चार्ज होगा, ओके, Fe+2 Fe+3 फॉर्म में हो सकता है, कोबाल्ट+3 के फॉर्म में हो सकता है, तो वो जो भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA। ओके, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। आप जब उसका फॉर्मूला देखोगे तो उसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, it is the algebraic sum of the charge carried by the CMA and the ligand coordinated with it. ओके, कॉम्प्लेक्स के पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार मैंने मेंशन किया था कि हम यहाँ पे लिखे FeCN6 और यहाँ पे -4, तो ये जो -4 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है उसी को बोलेंगे चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज, कैसे आप इस सेंट्रल मेटल ये Fe है उसका चार्ज क्या होगा वो कैसे काउंट कर सकते हो, वो भी हम धीरे धीरे इस चैप्टर में सीखेंगे। हम सिर्फ इनमें आज के लेक्चर में आपको ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो सिर्फ बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स आयन में कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। एक होता है काउंटर आयन, दूसरा होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तीसरा होता है लिगेंड। ये जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम है वो ऑलवेज स्क्वायर एंटाइटी में लिखे जाते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोला जाता है। उसके बाहर जो स्पीसीज होते हैं उसे काउंटर आयन बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ये जो Fe है, क्योंकि मेटल है तो इसका कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और ये क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करते हैं। ओके, अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करते हैं, लेकिन ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करते हैं, गेन करते हैं, तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना होता है। और ये जो एंटाइटी के ऊपर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम उसके टाइप्स भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स के ना। यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देख लिया FeCN6। ओके, अब उसमें क्या होता है, तो जो Fe है उस कंपाउंड का आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो Fe सेंट्रल मेटल हो गई तो उससे हमें रिप्रेजेंट करता है बीच में। कितने CN है, 6 CN है। ओके, तो एक CN, ये दूसरा CN, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। अब क्या होगा, तो ये जो CN है वो करता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट, और यहाँ पे इस तरह से कुछ वो बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ FeCN6, और यहाँ पे हो जाएगा -4। ओके, मतलब कि यहाँ पे आपको लिगेंड टू मेटल की तरफ का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करना होता है। मतलब जो भी आपका सेंटर के ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसके बीच में ऑलवेज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा ही होगा। ओके, डू यू गेट इट। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन। कंपाउंड में कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट टर्म याद रखने हैं, किसे हम क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन सब के टाइप्स। ओके, लिगेंड के टाइप्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन के हम टाइप्स देखेंगे। ओके, और उसे डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, और ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसी वजह से उसे कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। उसके अंदर जितनी भी टर्म्स थे आपके लिए जो न्यू थी वो हमने देख ली, और स्टार्टिंग में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड द होल वीडियो, एंड if you like the video, don't forget to press like button, subscribe my channel. Okay, and thank you for watching this video. Wait for the next video. Thank you.